अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मीट एंड टॉक और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। और आज के प्रोग्राम में कुछ स्पेशल और एक्सक्लूसिव इस वजह से होने वाला है क्योंकि बहुत सारे मौज़ूआत पे हम बात करते हैं और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मौज़ूआत होते हैं जिनके ऊपर मैं ये कहूँगा कि चाहे आप देखें ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडस्ट्री हो या कहीं न कहीं हम ये कहते हैं कि मुल्क भी इन्हीं तरह के मौज़ूआत पे डिपेंड करता है। जी हाँ, जहाँ हम अपने आप को कंसीडर करते हैं सोशल एनिमल, तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम चीज़ों को किस तरह मैनेज कर रहे हैं और चीज़ें किस तरह हमें सर्कुलेट करनी है। एंड देन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब एक चीज़ दूसरे की तरफ हम ट्रांसमिट करते हैं तो उस चीज़ का जो वैल्यू या इंपॉर्टेंस या जो उसका मैसेज है वो प्रॉपर अगली तरफ मैं ये कहूँगा कि डिकोड किया जाए। तो अब इस तरह की तमाम तर चीज़ें जो आप देखते हैं स्पेशली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी, तो हम उसको कंसीडर करते हैं समवॉट एचआर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तकरीबन आज दुनिया के हर जो मैं कहूँगा कि कंपनी है, इंडस्ट्री है, वहाँ पर एचआर पाया जाता है। और बहुत सारी कंपनीज की जो सक्सेस है वो एचआर के ऊपर डिपेंडेंट होती है क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आपकी कम्युनिकेशन, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो आपका विजन है, जो आपका मिशन है, अगर प्रॉपर तरह से लोगों को आप इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे तो यानी कि आप अपने काम की चीज़ें सारी समवट इस तरह हम कह सकते हैं कि एक अजीब सी डायरेक्शन में लाके खड़ी कर देंगे जिससे ना आपका विजन कंप्लीट होगा, ना मिशन कंप्लीट होगा, ना ही आपको अपने गोल्स अचीव कर सकेंगे। आज इस डिस्कशन के सिलसिले में आज हमारे पास एक बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी मौजूद है। आपका एक्सपीरियंस भी अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कहते हैं ना कि डिफरेंट चीज़ों के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, डिफरेंट पोजीशंस के अंदर, एंड देन अगेन एक बात ये कि अगर आप बॉर्डर पार कहीं जाते हैं तो वो एक्सपीरियंस भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। और कहीं न कहीं कोई ऐसी लैंग्वेज जिसको जैसे कहते हैं ना कि यार मैं चला तो जाऊँ उस मुल्क में, ना समझ में आती है, ना बोल पाता हूँ, ना लिख पाता हूँ। यानी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक काम इस तरह की मंजिल को हासिल करने के लिए ये भी किया कि उन्होंने उस लैंग्वेज को सीखा, समझा, पढ़ा, लिखा। और समवॉट जब मैंने भी उनसे बात की तो उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई कि ये हाँ नहीं, ये खा है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपने आईबीए से अपना बीबीए कंप्लीट किया जो कि मार्केटिंग मेजर्स में था। उसके बाद आपने एमबीए ज़ैविस से किया, देन अगेन वो भी मार्केटिंग के अंदर था। और उसके बाद आप जो है हस्ट यूनिवर्सिटी चाइना के अंदर है, वहाँ पर आपने अपना डॉक्टरेट प्रोग्राम पूरा किया। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर कामरान अहमद सुमरो साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑन द बोर्ड। Walaikum salam. Thank you for your introduction and for inviting me सर इट्स ऑनर कि आप हमारे इस कॉल पे हमें इज्जत बख्शते हुए हमारे साथ हैं, all the एंड time. हाईली ऑनर्ड। All the time. सर बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लोग अक्सर डिस्कशन करना चाह रहे हैं, मगर बात यही होती है कि जब हम एक्सपर्ट्स के साथ बात करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि जो हम सोच रहे थे या जो चीज़ें हम समवॉट परसीव कर रहे थे वो वाइडर जगह पर हम देखें। जैसे लाइक मैं ये कहूँगा कि भाई जैसे आपने पाकिस्तान का भी एक्सपीरियंस किया, चाइना का भी किया, आपका पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी, आपने सखर से भी पढ़ा, कराची में भी पढ़ा, एंड देन अगर बहुत सी जगहों पर काम भी किया, तो आपके एक्सपीरियंस में वर्सटैलिटी बहुत है और आपकी एक्सपर्टीज से भी काफ़ी लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं, आप ट्रेनर भी हैं। तो आपका एक्सपीरियंस ऑब्वियसली इस फील्ड में मुझसे कई गुना ज़्यादा होगा। इवन जो मेरी तरह स्टूडेंट्स है वो अगर देखेंगे, सोचेंगे तो हमारी कहीं न कहीं कैपेसिटी इतनी है कि हम बुक्स को एक्सेस करते हैं या लोगों को सुनते हैं तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं या जिन ऑर्गेनाइजेशंस पे काम करते हैं। मगर पाकिस्तान से बाहर ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे काम होता है, वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज के क्या किरदार हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या है। तो इस हवाले से आज मैं सोच रहा था कि मैं आपसे पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान का ह्यूमन रिसोर्स लैंडस्केप है उस पर आज हम आपसे बात करें। तो सबसे पहले मैं चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान में बजाते खुद डिमांड एंड सप्लाई किस तरह देख रहे हैं एचआर की? जी, बहुत अच्छा टॉपिक है और इस पे काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत भी है। शुरू में आपने इंट्रोडक्शन में ये कहा कि ऑलमोस्ट एवरी कंपनी हैज़ एचआर, लेकिन इस पे मैं कंट्रोवर्ट करूँगा और ये इसलिए करूँगा क्योंकि काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट नहीं है और ये एक गैप है। तो ये इस गैप को फुलफिल करने के लिए भी अगेन वी हैव टू थिंक कि व्हाई कंपनीज डोंट हैव एचआर डिपार्टमेंट। यानी ऐसे कि एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम बेसिकली डिफरेंट चीज़ों को देखना होता है, लेकिन यहाँ पर एक माइंडसेट ये बन गया है कि एचआर का काम बस एडमिन कर रहा है, फॉर एग्जांपल पेरोल, अटेंडेंस सिस्टम मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें। यानी प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ एचआर स्टिल काफ़ी कंपनीज में मिसिंग है। तो जैसे आपने लैंडस्केप का नाम लिया तो वी कैन हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि दोनों तरफ से हम देखें कि डिमांड और सप्लाई किस तरह से आ रही है। तो मोस्टली हम देखें अगर कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, हम परेशान हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट करें, कैसे करें। मोस्टली करियर काउंसलिंग के हवाले से, करियर डेवलपमेंट के हवाले से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। सो दैट्स फ्रॉम दी डिमांड सप्लाई साइड। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री की तरफ से देखें फ्रॉम एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगेन दे आर आल्सो कंफ्यूज्ड कि हमारे पास टैलेंट नहीं आ रहा, वी डोंट हैव इनफ सप्लाई।
तो ये एक समहाउ गैप है, इस गैप को फुलफिल करने के लिए हमें इस तरह की सेशंस करने चाहिए बिल्कुल। कि ये गैप है कहाँ पर, स्टूडेंट के साइड पे या एम्प्लॉयर के साइड पे। इवन सर हम 10 साल पहले भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं। इवन मैंने बता खुद तकरीबन 4 ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम किया है। हम्म, तो मुझे याद है कि 2010 तक हमारे उस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी मैंने एचआर डिपार्टमेंट का तस्वर भी नहीं देखा था। 2011 के बाद एचआर का आना शुरू हुआ। डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी मैंने देखा एचआर नहीं था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ही था जो एचआर भी कर रहा था, और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें थी। जैसे हम देखते हैं कि एकेडमिक्स के अंदर देखें तो एग्जामिनेशन और एकेडमिक्स एक ही डिपार्टमेंट इस वक्त हाँ। भी एग्जिस्टेंस लेवल पे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशन इज द सेम डिपार्टमेंट। ठीक इसी तरह से काफी टाइम पहले जैसे मैंने अर्ज किया, मैंने ये खुद भी विटनेस किया कि वही लोग एडमिन में भी थे, वही लोग एकेडमिक्स में भी थे, वही लोग एचआर में भी थे। तो एक 3 डायरेक्शन वाला डिपार्टमेंट एक जगह समराइज हो रहा था। अब सर अगर देखा जाए तो एक सवाल आता है एचआर, मैं चाहूंगा कि जैसे आपसे बात भी हुई कि हम बेसिक से लें, एचआर का मेन रोल क्या है एंड एचआर क्यों होना चाहिए? अगर मैं ये इसी तरह से ही सवाल करूं जिससे लोगों ने आज तक भी ये ट्रेंड बनाया हुआ कि यार एचआर जरूरत नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप देखें तो उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई मिशन होता है, मिशन विजन, जिसको अचीव करने के लिए दे हैव ऑब्जेक्टिव्स, एनुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनको अचीव करते हैं। मोस्टली बिजनेस एक्टिविटीज पे हम रिलाई करते हैं, फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई, रॉ मटेरियल बाय करना, इसको हम कहते हैं वैल्यू चेन प्रोसेस। वैल्यू चेन प्रोसेस स्टार्ट होता है फ्रॉम रॉ मटेरियल, देन प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, ऑल दीज एक्टिविटीज। अगर सर्विस सेक्टर है तो उसके अंदर भी वी हैव डिफरेंट स्टेप्स। लेकिन एक चीज अगर हम देखें कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, व्हाट इज वन थिंग व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज पीपल। इंडीड पीपल, अगर हम पीपल पे फोकस नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर हम उनकी शॉर्टलिस्टिंग सही नहीं कर रहे, कि एक्सपर्टीज के बेसिस पे हम लोगों को हायर नहीं कर रहे, तो वो पूरा प्रोसेस, भले आप कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आए, आपके पास मैकेनिज्म अच्छा है, कस्टमर्स अच्छे हैं, लेकिन आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं होंगे तो वो पूरा काम खराब हो जाएगा। तो इसी तरह से बैकबोन जो है इंडस्ट्री का, किसी भी कंपनी का, वो ह्यूमन रिसोर्स है। तो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए ऑफ कोर्स वी नीड टू हैव स्पेसिफिक पॉलिसीज। अगर पॉलिसीज नहीं होगी, एचआर प्लानिंग नहीं होगी, तो सिंपली अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हम अज्यूम करेंगे कि वी हैव एडमिन डिपार्टमेंट, वही काम कर रहा है, हायरिंग फायरिंग वही कर रहा है, तो इस तरह से कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, बिकॉज इंडस्ट्री डायनामिक्स आर चेंजिंग। यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है किसी भी कंपनी का, आई रिपीट, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ऊपर आप फोकस नहीं करेंगे, उनके लिए आप कंसर्न नहीं है कि हम किसको हायर कर रहे हैं, किस लेवल पे हायर कर रहे हैं, एंड हायरिंग भी। अच्छा, जैसे आपने पूछा कि व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ एचआर, तो देयर आर डिफरेंट फंक्शंस, वन ऑफ देम इज हायरिंग एंड फायरिंग या रिटेनिंग। बिल्कुल। लेकिन मेन थिंग इज अबाउट मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो कितने मोटिवेटेड हैं, कितने डेवलप्ड हैं। ये इस पे बेसिकली मेन रोल एचआर का आ रहा है कि एम्प्लॉइज की वेलबींग पे आप कितना फोकस कर। बिल्कुल, वेलनेस और वेलबींग। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो आजकल काफ़ी इन है, 2030 तक हमें अचीव करने ग्लोबली, तो उनमें एक गोल है, गोल नंबर 8, दैट इज अबाउट डिसेंट वर्क एंड एम्प्लॉइज वेलनेस के हवाले से। तो ये आजकल यानी ये ऑप्शन नहीं है, दिस इज बिकम मजबूरी, दिस इज अ नीड बेसिकली, कि आपने एम्प्लॉइज के ऊपर फोकस करना है, एम्प्लॉइज की वेलबींग, एम्प्लॉइज के वेलनेस के ऊपर आपने फोकस करना है। और ये कौन करेगा? इसके लिए वी नीड टू हैव अ सेपरेट डेडिकेटेड डिपार्टमेंट। अच्छा, आजकल तो एचआरएम भी अकेला काफ़ी नहीं है, वी हैव एचआरडी, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बिल्कुल, यानी जिसका काम, मेन काम बेसिकली एम्प्लॉइज की मेंटोरिंग, करियर काउंसलिंग, करियर मैनेजमेंट, यानी फुल फोकस आपने करना है एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट के ऊपर, ताकि एम्प्लॉइज खुश रहेंगे तो कंपनी खुश रहेगी। सही। अच्छा, अगर हम इस चीज़ों को देखते हैं, जैसे हमने अभी बात की वेलबींग, और ऑब्वियसली जब आपकी वेलबींग होगी, आप दिमागी तवाज़ुन से, फाइनेंशियली तवाज़ुन से प्रेजेंट होंगे, तो आपकी काम की एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी होगी। अब हमने सोसाइटी में ये भी देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मैं बिल्कुल जेनरिक होकर बात करना चाहूँगा, और मेरे कहीं पर भी ये मतलब जस्ट लाइक माइंडसेट में ये नहीं है कि मैं किसी भी को नुक्ता नज़र कर रहा हूँ, मगर मैं हकीकत जो एग्जिस्ट कर रही है, हमारे अक्सर शिकायत रहती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैनेजर्स कहते हैं कि हमारे पास वो एम्प्लॉइज ही नहीं जो हमें चाहिए। मतलब हमें आपने गाय भैंस गधे सब जगह बांध दिए एक जगह, आप इनको सेट करो, जब सेट हो जाते हैं तो फिर इनके मसले अलग से शुरू हो जाते हैं। अब स्किल्ड लोगों का बड़ा हमने फुकदान देखा है। अब जब सप्लाई और डिमांड की हम बात करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे भी यही लगती है कि समवट कहीं पर भी किसी भी इदारे के अंदर, चाहे वो किसी भी नेचर का बिजनेस कर रहा हो, वहाँ पर उसके हिसाब से अगर लोग ना हो, तो एचआर के लिए कितना बड़ा चैलेंजिंग मसला हो जाएगा ये। ऑफ कोर्स ये सबसे बड़ी चैलेंज एम्प्लॉइज को अट्रैक्ट करना है कि आपके पास टैलेंटेड लोग कैसे आएँ। इसके लिए फिर कंपनीज को कोशिश करनी पड़ती है, दे हैव टू डेवलप देयर एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। एक मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, कि आप इतने यानी मशहूर हो जाएं, और आपकी कंपनी की पॉलिसीज इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि टैलेंटेड लोग आपकी तरफ आएँ। लेकिन अगर हम स्क्रैच से स्टार्ट करें कि रॉ मटेरियल, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेश ग्रेजुएट्स आपकी तरफ आएँ,
तो उसके लिए वी हैव टू लुक एट के डिमांड साइड सप्लाई साइड कहाँ से आ रही है। तो अच्छी कंपनीज क्या करती हैं, मोस्टली दे इन्वेस्ट ऑन देयर सप्लाई, यानी दे ऑफर स्कॉलरशिप्स एंड देन स्टूडेंट्स को बाउंड करते हैं कि आप स्टडीज के बाद हमारे पास आएंगे। दैट्स लाइक इन्वेस्टमेंट। सो आई वुड रिपीट के कंपनीज को अगर अपना HR सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाना है तो दे हैव टू हैव इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो ये इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं कि आप एम्प्लॉइज को हायर करेंगे उसके बाद फिर आपकी जिम्मेदारी है उनको ट्रेन करें। इवन यू कैन गो वन स्टेप बिफोर, दैट इज लाइक कि आप डिमांड साइड पे जाके डिमांड बिल्कुल। खुद क्रिएट करें, यानी डिमांड जो आपकी जिसको यूनिवर्सिटी लेवल पे हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पे आप जाके स्टूडेंट को डेवलप करें ताकि वो आपके हिसाब से डेवलप हो जाए। काफ़ी यूनिवर्सिटीज काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं, आई नो पर्सनली, वो ये काम कर रही हैं कि वो यूनिवर्सिटी कैंपस पे जाके स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करती हैं एंड देन दे इन्वेस्ट ऑन देम। उनको पहले से ही ट्रेनिंग देती हैं कि भाई हमारी कंपनी में आप आएंगे तो आपकी अंदर क्वालिटीज किस तरह की होनी चाहिए, व्हाट पर्टिकुलर स्किल सेट्स यू शुड हैव। तो यहाँ पर फिर मेन सवाल आता है स्किल सेट्स का, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी। तो समवॉट वो विजनरी लोग ही हैं जो आपसे मैं सुन रहा हूँ हाँ। कि आपने भी डिजाइन किया है, हम्म। तो विजन है उनका कि भाई हमारे पास Exactly. अगर बहुत ही अच्छा टैलेंटेड और जस्ट लाइक एक स्किल्ड बंदा आएगा तो हमारे लिए वो एसेट ही बनेगा जिसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। विजनरी एंड प्रोएक्टिव अप्रोच, यानी ये नहीं कि मार्केट में बस स्टूडेंट्स आएंगे फिर वहीं से हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो फिर तो वही मसला आएगा कि भाई वी डोंट हैव इनफ टैलेंटेड कैपिटल नहीं है हमारे पास, तो वी हैव टू क्रिएट। तो ये दोनों तरफ से, यानी वी हैव टू मैनेज सप्लाई एंड डिमांड साइड। इंडस्ट्री के अलावा भी जो मेजर रोल है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज फ्रॉम यूनिवर्सिटीज पॉइंट ऑफ व्यू। यूनिवर्सिटीज कैसे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रही हैं एंड व्हाट स्किल्स दे प्रोड्यूसिंग। HR के स्टूडेंट्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो मार्केट में जाके व्हाट टास्क दे विल बी परफॉर्मिंग, या फिर जनरिक आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, करिकुलम में आप क्या पढ़ा रहे हैं उनको। तो सही। यहाँ पर फिर मेजर क्वेश्चन अराइज होता है अबाउट द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज कि यूनिवर्सिटीज कौन सी स्किल्स प्रोवाइड कर रही हैं, विदर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दे रही हैं, एजुकेशन दे रही हैं, या सिर्फ कोर्स वर्क के ऊपर फोकस कर रही हैं। सही। अच्छा सर, हम जब बात कर रहे थे तो आपने एक बड़ा ही अच्छी टर्म उठाई कि एम्प्लॉय ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आजकल कुछ कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं, एंड देन अगेन HR इटसेल्फ इन्वेस्टिंग प्रोसेस। तो अगर हम इस सब चीज़ों को देखते हैं तो हमारे यहाँ एक और भी कॉन्सेप्ट आता है मार्केट के अंदर कि भाई जैसे मैंने देखा है कि अंडर एज बच्चे इन्वेस्टमेंट, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ऑब्वियसली सेटिज्म इंस्टीट्यूशंस भी बहुत सारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो वो क्या करते हैं, अंडर एज बच्चे उठाते हैं, जैसे हम लेदर की इंडस्ट्री देखते हैं, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री देखते हैं, समवॉट गारमेंट्स के अंदर भी है, एंड देन अगेन लोडिंग वगैरह काम के अंदर तो मैंने देखा कि यंग ब्लड इतना ज़्यादा समवॉट इंजेक्ट किया जाता है कि वो बेचारा किसी भी तरह से, इवन हम मैं एक जगह इंटीरियर में गया तो वहाँ पर जो हम घर की कंस्ट्रक्शन के लिए ईंटें बनाते हैं उसमें जितने भी बच्चे मैंने देखे वो सारे अंडर एज बच्चे थे, एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड कि भाई ये बच्चा आग पे, ये वो मिट्टी का इतना खतरनाक काम है कैसे। बोलने भाई हमारे पास, और जब मैंने उन बच्चों से ही पूछा तो समवॉट यही नजर आया कि भाई बिलो द लाइन है, एंड देन अगेन फाइनेंशियल इश्यूज हैं, घर में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, एंड या तो वालिदैन के जो कर्जे थे उनसे, मतलब वो एम्प्लॉइज से सेट के पास तबीयत खराब हुई, सेट ने समवॉट उनके जो हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी या उसको इमरजेंसी में लेके गए थे, वो ट्रीटमेंट्स के ऊपर जो पैसा लगा तो उसने कहा भाई तू नहीं आ सकता तो अपना बच्चा भेज दे काम पे। तो ये वाले मामला हमें मतलब बहुत नजर आए, इसके ऊपर HR का क्या होना चाहिए, क्योंकि अंडर एज का कॉन्सेप्ट अभी भी मैंने बहुत सारी कंपनीज में देखा है। देखिए, ये अगर मैक्रो लेवल पे हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर भी हैं ये चीज़ें, तो इनको अचीव करने के लिए वी नीड टाइम एंड रिसोर्सेज एंड स्पेशली कोलैबोरेशन ऑफ ऑल सेक्टर्स। यानी सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो पॉवर्टी को ख़त्म करे, वी हैव टू हैव रोल फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। इसमें आपकी इंडस्ट्रीज़ भी आ गई, आपकी यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई, पेरेंट्स का भी रोल इसमें है कि आप भाई थोड़ा सब्र करें, बच्चों को बड़ा होने दें ताकि मिनिमम 18 ईयर्स तक तो पहुँचे, उसके बाद फिर दे कैन गो फॉर एजुकेशन और मे बी पार्शली जॉब भी करें या अर्निंग का सोर्स ऑफ इनकम भी आपके लिए बन जाए। तो ये मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को हम माइंड में रखे हुए देन वी कैन हैव अप्रोच कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करें। रही बात HR की कि हाउ HR लुक्स दिस मैटर, चाइल्ड लेबर के सवाल को किस तरह से हो, तो इस पे वन थिंग दैट इज मिसिंग, दैट इज अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। लॉज बने हुए हैं हमारे पास लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती। जो HR को मैनेज करने के लिए वी हैव डिफरेंट मिनिस्ट्रीज फॉर दैट एंड इवन ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है हमारे पास। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन का ये रोल है कि वो वॉच करें कि भाई कहाँ पर ये एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रही। और अपार्ट फ्रॉम दिस फोर्स्ड लेबर, इसको मैं फोर्स्ड लेबर कहूँगा बिकॉज मजबूरी है और पेरेंट्स फोर्स करेंगे आप जाके काम करें, एक नया कॉन्सेप्ट भी आजकल डेवलप हो गया एंड दैट इज इरिटेटिंग टू समहाउ कि आप स्टूडेंट्स के अंदर ये तड़प पैदा करते हैं कि भाई यू शुड अर्न समथिंग, 1 लाख अर्न करें या so much अर्न करें, इवन व्हेन यू आर इन इंटरमीडिएट या इवन बिफोर दैट
मेट्रिकुलेशन में भी हैं या उससे पहले भी हैं, आप अर्निंग शुरू करें। अच्छी बात है, अर्निंग करनी चाहिए, लेकिन इसमें ये हो रहा है कि डाइवर्टेशन हो रही है, पीपल आर नाउ डाइवर्टिंग फ्रॉम एजुकेशन। तो यहाँ पर फिर ये मसला आ रहा है कि व्हाई शुड वी गो फॉर हायर एजुकेशन, व्हाई शुडंट वी गो फॉर स्किल्स ओनली। तो यहाँ पर ये सवाल आ रहा है कि भाई एजुकेशन सिर्फ अर्निंग के लिए नहीं, एजुकेशन के लिए इट्स अबाउट योर पर्सनल ग्रोथ आल्सो, आपकी मेंटल ग्रोथ एंड योर रोल इन सोसाइटी। ये एक्सप्लेन किया जाता है थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन इज फॉर मोर देन जस्ट फॉर अर्निंग। तो यहाँ पर ये थोड़ा क्लेश क्रिएट किया जा रहा है, दैट्स समथिंग व्हिच इज हार्मफुल फॉर स्टूडेंट्स इवन इन द लॉन्गर रन, फॉर कम्युनिटी एंड फॉर द सोसाइटी एज वेल। कि आप फोकस ये करें कि बच्चे अर्न करें, ये चाइल्ड लेबर के साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। फ़र्क ये है कि वो कंप्यूटर पे बैठ के अर्न कर रहे हैं, लेकिन दे आर डाइवर्टिंग फ्रॉम देयर एजुकेशन, दे आर डाइवर्टिंग फ्रॉम स्टडीज़, सोशल स्किल्स से हट के ऑल द टाइम दे आर ऑन ऑनलाइन मीडियम। सही, जैसे मैंने कहा वो हार्ड वर्क करते वो हैं, हार्ड करके स्मार्ट सॉफ्ट वर्क कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये है कि देयर माइंडसेट इज बीइंग चेंज्ड कि भाई सिर्फ अर्निंग इंपॉर्टेंट है, वो आप अभी से अर्न कर रहे हैं तो व्हाई शुड यू गो टू यूनिवर्सिटी या इवन टू कॉलेज। तो ये इसको हमें थोड़ा रीथिंक करना है, एंड वी हैव टू अपोज दिस आइडिया। और इसी वजह से देखिए आज हमारे पास ना स्कॉलर्स है ना साइंटिस्ट है, हम हर चीज बाहर से एक्वायर कर रहे हैं। एग्जैक्टली, लॉन्ग रन में अगर हम देखें कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट इनकम, इट्स अबाउट योर मेंटल ग्रोथ, इट्स अबाउट योर मैच्योरिटी एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। वो कम्युनिटीज के लिए, सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए वी नीड सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स, दीज आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग हैबिट्स खत्म होती जा रही हैं, आप देखें बिल्कुल कि व्हाई शुड वी रीड। अब वो बुक्स वैसे ही पड़ी हैं, लाइब्रेरीज खाली पड़ी हैं, नोबडी इज गोइंग देयर, सोशल मीडिया आ गया है, टिकटॉक्स बना रहे हैं, ऑल दिस थिंग। टू सम एक्सटेंट दिस कैन बी एनकरेज्ड कि भाई सही है, दिस इज न्यू मीडिया एंड यू कैन बी अपडेटेड इन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, लेकिन जो मेन थिंग है उसको तो हम नेगेट नहीं कर सकते ना, वी कैन नॉट कंप्रोमाइज ऑन दैट। इवन मैंने देखा है कि काफी सारे बच्चे अब एआई के थ्रू जो है ना डिफरेंट असाइनमेंट्स को भी इस तरह वो कंपाइल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नुकसान है ये तो। somehow we are appreciating this idea कि भाई AI आ रहा है and that is like something valuable, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन क्या है, हमारे कल्चर में एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा होती है, पॉजिटिव की बजाय हम थोड़ा नेगेटिव में इसको यूज कर रहे हैं। अब नाउ यूनिवर्सिटीज आर कंसर्न कि भाई ChatGPT कैसे रिप्लेस करेगा इंटेलिजेंस को। पीपल आर असाइनमेंट्स, इवन वी एज अ टीचर्स आर कंफ्यूज नाउ कि असाइनमेंट किस तरह की दी जाए ताकि उसमें ChatGPT का रोल ज़्यादा ना हो, एंड हाउ वी कैन असेस बेसिकली स्टूडेंट्स के वो किस तरह से जेन्युइन कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अपनी तरफ से लिख रहे हैं नहीं लिख रहे। उसके लिए वी आर थिंकिंग ऑन मल्टीपल डिफरेंट अप्रोचेस। इवन वी गॉट सम असाइनमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल कि भाई आपको अब जो है ना पूरी चीजें ना वीडियो डॉक्यूमेंटेड करनी है। Exactly. मतलब हमने ये देखा कि जो चीज हमसे रिटन में करवाई जाती थी, अब हमें वो कह रहे हैं कि भाई आप जाएं वहां पर इंटरव्यू कंडक्ट करें, वो वीडियो सारी चीजें सारी करें, यानी प्रूफ्स मांग रहे हैं। यस, तो ये समथिंग टेक्नोलॉजी इज थ्रेटनिंग समहाउ कि हम किस तरह से काम कर रहे थे, हमारी मेंटल अप्रोच क्या थी। नाउ वी आर बीइंग लाइक डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी अननेसेसरली। सही सर, अब जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि ऑर्गेनाइजेशन को ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी एंड देन अगेन इन चीजों को इम्पार्ट करना पड़ेगा, और प्रो पॉलिसीज के ऊपर भी थोड़ी हमने बात की, उस पर हम लॉन्ग रन पे बात करेंगे। अब जैसे हमने डिमांड की बात की उसी तरह हम सप्लाई पे आना चाह रहे हैं। जैसे अब हम टर्निंग ले रहे थे स्टूडेंट्स की तरफ, तो मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट्स का किस तरह का बिहेव होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने यहाँ पर भी खुद देखा है कि बच्चे आते हैं तो समवॉट हम उनसे कुछ सवालात ऐसे करते हैं तो वो बोलते हैं आई एम एक्सपेक्टिंग मुझे 1 लाख तक तो मिल ही जाएगा। अब मैं जब उसकी स्किल्स देखता हूँ तो वो इतनी पॉलिश, इतनी फर्बिश्ड या इतनी स्ट्रांग नहीं होती जो मतलब हम अप्रिशिएट करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मार्केट के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो सीनियर लोग हैं वो अपने टाइम के हिसाब से कम सैलरी पे आ गए थे, और जो अब जूनियर्स आ रहे हैं विद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वगैरह, तो उनकी सैलरी यानी कि जो बंदा 8 साल जॉब कर चुका है वो फॉर एग्जाम्पल 75K ले रहा है, जो कि 8 साल पहले 30K पे या 40K पे स्टार्टिंग की थी। अब जो बच्चा नया है वो स्टार्ट ही 75K से कर रहा है, जो बेचारा 7 साल पहले दे चुका है, एक्सपर्ट है उस फील्ड के अंदर, उसकी वर्क की जस्ट लाइक एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। और जो जूनियर है जिसकी हालांकि इतने वर्क की एफिशिएंसी नहीं है अच्छी, वो दोनों सेम पैकेज पे। तो ये सारे मामला जो है ना जो सप्लाई वाइज है, इसको थोड़ा आपके बताएं कि आप कैसे देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली इक्विटी क्या है कि इंटरनल इक्विटी एंड एक्सटर्नल इक्विटी हम HR में पढ़ाते हैं कि जब आप एम्प्लॉइज़ की जो सैलरीज कंपनसेशन इक्वल नहीं रखते तो दे कंपेयर विद ईच अदर कि मेरी सैलरी कितनी है और अगले बंदे की सैलरी कितनी है, एंड अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ऑफ कोर्स इसमें फिर एंग्जाइटीज क्रिएट होंगी एंड पीपल विल थिंक कि हम अंडरपेड है। तो इसमें मेजर रोल HR डिपार्टमेंट का इस सेंस में होगा कि दे शुड हैव वेरी सेंसिबल सैलरी सिस्टम, नॉट जस्ट सैलरी, पूरा कंपनसेशन प्लान जैसे होता है। अगर सीनियर एम्प्लॉइज हैं तो उनके ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होंगी, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो वी नीड टू अपडेट कंपनसेशन एंड सैलरी सिस्टम।
आपने एक इम्पोर्टेंट बात की कि स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वी विल बी पेड दिस फ्री, हम जैसे ग्रेजुएट होंगे हमें जॉब मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी का नाम अच्छा है या एम्प्लॉय ब्रांडिंग यूनिवर्सिटी की अच्छी है, तो इस तरह से वी विल हैव वेरी टाइमली एंड क्विकली इनपुट इनटेक। बिल्कुल। लेकिन मसला ये कि जब आप रिज्यूमे देखें किसी स्टूडेंट की या सीवी जो बनाते हैं तो उसमें सो मेनी थिंग्स आर अनरियलिस्टिक, उसमें ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो उनके अंदर क्वालिटीज़ वो नहीं है। नहीं है। तो अब मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस में जब हम जाते हैं करियर काउंसलिंग में, आई सजेस्ट देम दिस थिंग कि आप सीवी में वो चीज़ें लिखें जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं। एंड अगर आप लिख रहे हैं कोई टेम्पलेट आपने कहीं से अडॉप्ट किया है तो यू मस्ट इंश्योर कि वो क्वालिटीज़ आपके अंदर हों। जाहिर सी बात है ऐसा ही तभी तो सीवी में लिखा हुआ है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। अच्छा वो क्वाइट विजिबल होती हैं। अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे और आपने लिखा है कि आई एम वेरी मच एक्सीलेंट इन कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वो नजर आ जाएगा कि आपने ऐसा ही क्या लिखा है। बिल्कुल तो सर। इसी तरह से नाउ वी हैव टू सी कि सप्लाई साइड से किसका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आई थिंक कि यूनिवर्सिटी के साथ साथ स्टूडेंट का अपना रोल भी इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी क्वालिटीज़ को कैसे शार्पन कर रहे हैं। बिकॉज क्लास के अंदर फॉर एग्जाम्पल 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 स्टूडेंट टीचर तो फोकस कर रहे हैं सबको मेंटोरिंग के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, लेकिन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का अपना इंटरेस्ट लेवल कितना है इस तरह की चीज़ों में, और जो चीज़ें सीवी को आउटस्टैंडिंग बनाएंगी आउट ऑफ सो मेनी कैंडिडेट्स वो क्या चीज़ें हैं। तो आई रिकमेंड माई स्टूडेंट्स आई मीन सेशंस के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी आप थोड़ा हाईलाइट करें, बिकॉज वी मोस्ट ऑफ द टाइम्स फाइंड स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड। हमारे टाइम में या शुरू वाले दिनों में इस तरह से होता था कि स्टूडेंट यूज्ड टू बी वेरी मच एक्टिव, सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करना, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, राइटिंग स्किल्स में कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना। तो दीज थिंग्स सम हाउ स्टिल आर वैलिड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी मैगजीन का एडिटर हैं, यूनिवर्सिटी में मैगजीन्स निकलते रहते हैं, एंड दीज थिंग्स मेक यू आउटस्टैंडिंग, तो यू शुड अचीव समथिंग। अचीव करने के बाद फिर आप रिज्यूमे में जाके लिखें कि मैंने ये काम भी किया है। और इसके अलावा CSR वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल काफ़ी कंपनीज के अंदर अलग से डिपार्टमेंट भी है CSR का, कम्युनिटी सर्विसेज का। तो अगर आप पहले से कोई वॉलंटियर एक्टिविटीज कर रहे हैं, यू आर सिंसियरली डूइंग दिस वर्क, तो दिस इज अ वैल्यू एडिशन इन योर प्रोफाइल। तो ये चीज़ें मैं इस पर इंकरेज करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम योर कोर कॉम्पिटेंसीज, अगर HR के हैं, मार्केटिंग के, फाइनेंस के, तो कोर कॉम्पिटेंस के ऊपर भी आप फोकस करें, अपनी स्किल्स डेवलप करें, लेकिन उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी प्रोफाइल को एक एक्स्ट्रा प्रोफाइल बना रही हैं, तो उस पर भी फोकस करना चाहिए ताकि अच्छा ये चीज़ें सारी चीज़ें क्या हैं बेसिकली एम्प्लॉयर के लिए भी फायदेमंद है। बिल्कुल। इट इज़ ईजियर फॉर देम टू शॉर्टलिस्ट कि किसको हमें शॉर्टलिस्ट करना है, किसको नहीं करना। एंड मे बी दिस इज इंडिकेशन कि आपके अंदर क्वालिटीज़ कैसी हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, इवेंट मैनेज कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, एंड मे बी यू हैव समथिंग बेटर देन अदर्स। इवन सर मैंने भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही देखा है कि जब कोई सीवी में देखता हूँ तो 40% जो बच्चे मैंने देखे हैं उनकी जो ऑब्जेक्टिव वाली लाइन होती है वो तो 100% सेम ही होती है, मतलब वो कॉपी पेस्ट नजर आ रहा होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर जैसे हम बात करते हैं, इवन मैंने काफी सारे लिटरेचर में पढ़ा है कि कभी भी आप मतलब बिजनेस में जा रहे हैं तो आपके लिए जो सबसे वैल्यू एडेड चीज होती है वो किसी जगह की लैंग्वेज सीखना, चाहे वो रिटन हो या बोलना हो। तो हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये देखते हैं सीवीज के अंदर कि बच्चा बोलता है कि भाई आई एम फ्लुएंट इन सिंधी, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, बलोची, सराइकी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे आपने भी कहा कि इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है, तो हम बात करते करते उर्दू से हम हट जाते हैं, सिंधी पे चले जाते हैं या बलोची पे चले जाते हैं या समवॉट पश्तो पे चले जाते हैं, जो लैंग्वेज या जिस तरह का पैनल होता है, तो वहां से आइडिया हो जाता है कि ये बच्चा बिला वजह लिख रहा था, उसको कख पता नहीं है। तो इस तरह की चीजें वाकई हम बहुत सारी देखते हैं। इसके अलावा आप क्या देखते हैं सर एज अ HR पर्सन कि स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली जब हम इंटरव्यूज के लिए जाते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं, सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का माइंडसेट ये होता है कि आई शुड गो एंड परस्यू द MNC's जॉब, समथिंग लाइक दैट। सब कुछ हो जाता है। इंटरव्यू की प्रिपरेशंस के हवाले से मेरा सवाल है कि उनको क्या चीज़ें मद्देनजर रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि भाई वो उठ के आ जाते हैं, समवॉट अगर कहीं से सुना होता है कि भाई वेबसाइट देख लेना, सिर्फ उसकी वेबसाइट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। भाई अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट या HR डिपार्टमेंट, उसका आपको कख पता नहीं है, सिर्फ आपने कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ले ली है। तो ये किस तरह की हमाकतें हैं बच्चों की? सर देखें, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपके अपने अंदर क्वालिटीज़ वो होनी चाहिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि फॉर एग्जाम्पल आप HR ग्रेजुएट हैं तो HR की जो भी स्किल्स हैं आपको आनी चाहिए, यानी यू शुड बी हैविंग फुल कमांड ऑन दैट। तो इसमें यह कि आप रेडी रहेंगे, जहाँ पर भी जॉब आ जाएगी यू विल बी रेडी टू अपीयर। तो वन थिंग इज़ कि आप अपनी एक्सपर्टीज़ को पहले से ही रिवाइज कर लें, क्योंकि 4 साल की डिग्री होती है, मैं भी काफ़ी चीज़ें आप भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो एक तो मैं ये कमेंट ये करता हूँ कि आप जो भी आपने पढ़ा है, जो मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आपको थोड़ा रिवाइज कर लें, इट विल बी हेल्पफुल। भले आउटलाइन से उनकी पढ़ लें, जैसे होता है ना कि कंटेंट्स की मेजर कंटेंट्स इसमें क्या थे वो थोड़ा रिकॉल कर लें,
उसके अलावा वन थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट कि आप कस्टमाइज करें अपने रिज्यूमे को। हम क्या करते हैं, जैसे आपने कहा वही सेम, इवन अपनी भी कस्टमाइज तो नहीं करते, इवन वी अडॉप्ट फ्रॉम एनीवेयर एल्स, इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि एक तो अपनी रिज्यूमे खुद बनाए और इसको अपडेट करते रहें अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन पूरा वर्कआउट करें कि जिस इंडस्ट्री में आप जाके काम करने वाले हैं, यू आर ट्राइंग टू अप्लाई फॉर जॉब, इंडस्ट्री के साथ साथ कंपनी का प्रोफाइल भी प्रॉपर्ली देख लें कि, एंड स्पेशली जॉब के बारे में कंपनी का, आप जैसे कहा वेबसाइट पे कंपनी का देखते हैं कि व्हाट कंपनी वी आर अप्लाइंग टू, लेकिन जॉब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एचआर मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कोई एमटीओ प्रोग्राम है तो उसमें जॉब क्या होगी, व्हाट टाइप ऑफ वर्क आई विल बी परफॉर्मिंग। तो पहले से थोड़ा आइडिया होगा तो यू विल बी बेसिकली डिस्कसिंग ऑन द एजेंडा, तो इरेलेवेंट बातें आप नहीं करेंगे, तो दे विल बी, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनको आइडिया हो जाएगा कि यू हैव सम सॉर्ट ऑफ आइडिया कि इस जॉब में आपको क्या परफॉर्म करना है। बिकॉज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयर्स या एचआर वाले यही कंप्लेंट करते हैं कि जो स्टूडेंट्स आते हैं दे डोंट हैव एक्सपर्टीज, दे डोंट हैव एनी आइडिया कि वो उनकी जॉब क्या होगी, किस तरह की होगी। हमें उनको बताना पड़ता है कि भाई एचआर मैनेजर को क्या काम करना पड़ता है, यार इवन दे डोंट नो हाउ टू डिजाइन जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं, हायरिंग ऑनबोर्डिंग कैसे करते हैं। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको आने चाहिए आपकी जॉब की, अपार्ट फ्रॉम दी इंडस्ट्री, अपार्ट फ्रॉम दी कंपनीज प्रोफाइल, यानी दोनों तरफ से आपने तैयारी करनी है। एक तो अपनी स्किल्स को रिवाइज करना है, शार्पन करना है, और दूसरा इंडस्ट्री, कंपनी एंड जॉब, इन तीनों को स्टडी करना है कि जहाँ हम जा रहे हैं इसके हिसाब से वी शुड बी अपडेटेड। अच्छा, इनिशियली एक चीज़ आई थी जो मैंने कहा था बाद में हम दोबारा डिस्कस करेंगे, वो सवाल ये था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे आपने कहा कि ब्रांडिंग एम्प्लॉइज़ वाले कॉन्सेप्ट में लेके बहुत सारी कंपनीज ये करती हैं कि बहुत अच्छी पॉलिसीज़ डिज़ाइन करती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, उसमें रेम्यूनरेशन या बहुत सारे और अलाउंसेस वगैरह डाल के वो मार्केट से एक्सपर्ट्स को अपनी तरफ खींचती हैं। अगेन यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी एचआर पे फोकस नहीं करती उनके लिए कितने बड़े लॉसेस हैं। ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल हम ये कहेंगे भाई 3 कंपनियां सेम डोमेन से काम करें, एक चौथी कंपनी आ रही है जो आते ही मतलब एम्प्लॉइज के लिए बहुत अच्छे जस्ट लाइक एक जगह 1 लाख सैलरी थी वहां 2.25 लाख दे दी, डिफरेंट फैसिलिटीज दे दी। आई गॉट योर पॉइंट। तो इसको अगर हम सुपरफिशियली देखें तो दिस इज समथिंग लॉस्ट टू अ कंपनी जहाँ के एम्प्लॉइज छोड़ के किसी और कंपनी में जा रहे हैं। लेकिन हम एचआर में पढ़ाते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें ये होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर ऐसा डेवलप करें कि यू शुड हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद योर एम्प्लॉइज। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का होना चाहिए, स्लेवरी वाला नहीं होना चाहिए कि भाई आप पूरी उम्र हमारे साथ काम करेंगे। दिस इज अ न्यू एंगल आई एम डिस्कसिंग हियर। उसमें कॉन्सेप्ट ये कि आप जब तक यहाँ पर काम कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग हियर, यू विल बी वर्किंग विद अस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसमें फिर हम आपका ख्याल रखेंगे। इट्स लाइक विन विन सिचुएशन, यानी कंपनी विल टेक केयर ऑफ एम्प्लॉइज वेल बीइंग, उनकी सैलरी के साथ साथ उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनका भी ख्याल रखेंगी, लेकिन उनको डेवलप भी करेंगी। ये एक प्लस पॉइंट है कि यू विल बी डेवलपिंग करियर मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं कि एम्प्लॉइज 5 साल से 8 साल से एक ही पोजीशन पे, ये क्यों है? ये एम्प्लॉइज की वीकनेस नहीं है, ये एचआर डिपार्टमेंट की, एम्प्लॉयर की, बॉसेस की वीकनेस है। तो यू नीड टू बी फोकस्ड एंड विजिलेंट कि मेरे एम्प्लॉइज कितने हैं और हाउ मेनी ऑफ देम आर एलिजिबल फॉर प्रमोशंस। तो ये सारी चीज़ें हैं आ जाती हैं करियर मैनेजमेंट के अंदर। तो करियर मैनेजमेंट करना एम्प्लॉय का काम है, और टाइम पे आना, अपनी जॉब परफॉर्म करना, डेडिकेशन, कमिटमेंट, लॉयल्टी के साथ परफॉर्म करना, एज लॉन्ग एज एम्प्लॉय इज वर्किंग इन अ कंपनी, ये एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट आया है, दैट इज जैसा आई सेड के साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, कि जब आप ये देखें कि आपके एम्प्लॉइज आर इंटरेस्टेड टू गो समवेयर एल्स, कोई अच्छी पोजीशन पे जा रहे हैं, तो आप उनको हैप्पीली सी ऑफ करें। ये हम कब कर सकते हैं? व्हेन वी हैव अ बैकअप प्लान। तो यहाँ पर फिर ये लॉन्ग टर्म, जैसे आपने शुरू में कहा था, विजनरी अप्रोच होनी चाहिए कि वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि भाई 5 साल से एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, ऑफ कोर्स ही और शी मस्ट बी थिंकिंग टू स्विच ओवर, कभी भी जा सकता है एम्प्लॉय, मार्केट में रियलिटी है। Indeed. तो यू शुड हैव अ बैकअप प्लान, यू शुड हैव एम्प्लॉइज डेवलपमेंट प्लान कि उसके पास, उसके पीछे कितने एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिसको रिप्लेस कर सकेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ ना कि आप सिर्फ एक एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करें। तो यू शुड हैव दिस कल्चर कि एवरीबॉडी शुड बी अपडेटेड, एवरीबॉडी शुड बी विलिंग टू परफॉर्म सिमिलर जॉब। ये ना हो कि आप किसी 1-2 एम्प्लॉइज को चांस दे रहे हैं आगे आके परफॉर्म करने का। बिकॉज एचआर के अंदर दो टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, एम्प्लॉइज एंगेजमेंट एंड एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट। तो अगर एम्प्लॉइज को एंगेज नहीं कर रहे, चंद लोगों को आप एंगेज कर रहे हैं, तो दैट्स लाइक यू आर मेकिंग योरसेल्फ डिपेंडेंट ऑन दोज एम्प्लॉइज। लेकिन अगर आप कल्चर ऐसा बना रहे हैं कि हर किसी को इक्वली एंगेज कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट सिमिलर जॉब, जहाँ पर बॉस वाला काम, सुपरवाइजर वाला काम आपके सुपरवाइजर भी कर रहे हैं, इक्वली टीम वर्क काम कर रहे हैं, तो टीम बेस्ड कल्चर जो है वो अच्छा है। तो ये मेरी सजेशन होगी टू एचआर पीपल
कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, वरीड हैं कि आपके एम्प्लॉइज छोड़ के चले जा रहे हैं तो हम क्या करें, नए लोग कहाँ से हायर करें, तो इंस्टेड ऑफ वरिंग यू शुड डेवलप योर करंट एम्प्लॉइज, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज. इट शुड नॉट बी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच. आप टीम बेस्ड काम करवाएं. उसमें ये होगा कि वाले एक बंदा चला भी गया तो इट्स नॉट बिग डील. यू हैव बैकअप प्लान विथ यू. अच्छा, ये सारी चीजें देखते हुए मुझे एक चीज और नजर आ रही है. आई एम राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो, बट आप एक्सपर्ट हैं, आप मुझे उस पर ज्यादा गाइड कर सकते हैं. अगर इस तरह की सिचुएशन होती भी है तो मतलब मुझे एक चीज नजर आई कि जो जो इंटर्न मार्केट में आएगा, एक नई फॉर एग्जांपल कंपनी आ रही है, उसके लिए एक बड़ा ही चार्मिंग सा सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है कि अगर वो अपनी पॉलिसीज पे बहुत अच्छे से काम करे तो वो इजीली अपना मार्केट शेयर ग्रैब्स कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे हमने इनिशियली कहा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही होती है जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश करती है. अगर काम के बंदे हैं उनको चाहिए और फॉर एग्जांपल वो इस तरह की किसी चीज के साथ आ रहे हैं, एक अच्छी और प्रो पॉलिसी के साथ आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो मार्केट में अट्रैक्ट करेंगे. जिस तरह के मामलात होते हैं, जैसे आपने भी कहा कि भाई एम्प्लॉइज तो एक दिन छोड़ के जाते हैं, इवन मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट भी है वो भी यहाँ पर बेचारा कहीं ना कहीं साइड लग जाएगा कि नहीं भाई, ऑब्वियसली लाइफ गुजारनी है, टाइम देना है, सारी चीजें, और उसकी बेसिस पे वो उनसे जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टेंस है उनसे ज्यादा, कई गुना ज्यादा मार्केट शेयर ले सकता है. इसमें आपने शुरू में बात की थी एम्प्लॉय ब्रांडिंग. तो एम्प्लॉय ब्रांडिंग में सिर्फ सैलरी नहीं आती. अगर कोई नई कंपनी आ रही है एज यू सेड, उसको क्या करना चाहिए, तो दे नीड टू डेवलप अ कल्चर. जैसे आजकल का सिस्टम आ रहा है फ्लेक्सिबल आवर्स का, देयर इज नो एनी 9 to 5 जॉब एनीमोर. ठीक है, इसमें क्या है कि दिस इज अट्रैक्शन, इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ फ्रीडम कि मैं इजी हूँ, मेरे ऊपर सुपरविजन नहीं है, नोबडी इज वाचिंग ओवर मी, मैं इजीली अपना काम कर सकता हूँ. दैट्स, मैंने जो टर्म यूज किए थे, एम्प्लॉइज एंगेजमेंट एंड एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट. सो दैट्स नेक्स्ट लेवल एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट. यानी आप एम्प्लॉइज को एम्पावर कर रहे हैं कि वी हैव ट्रस्ट ऑन यू, आप जिस टाइम भी आएंगे काम करेंगे, यू हैव टू परफॉर्म बेसिकली, देयर इज नो टाइम बाउंड. तो इसमें क्या हो रहा है कि दिस इज गिविंग प्लस पॉइंट टू योर एम्प्लॉय ब्रांडिंग. काफी लोग आजकल जो कंपनीज की तरफ जा रहे हैं, स्विच हो रहे हैं, या नई कंपनीज पे जो ज्वाइन कर रहे हैं, या इवन आप फ्रेश ग्रेजुएट से पूछेंगे कि आप कहाँ जाएंगे, तो देयर प्रायोरिटी विल बी टू द कंपनी जहाँ पर ये कल्चर है. सही. ठीक है सर, इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कल्चर में बहुत सारी चीजें देखते हैं कि पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. पॉलिसीज अगर प्रो ना हो तो फिर क्या होगा? इसके काफी नेगेटिव रिपरकशंस हैं. एंड देन वो एचआर प्रॉब्लम्स, डिफरेंट प्रॉब्लम्स रेज होते हैं. एंड देन ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है कि आप एम्प्लॉय सही नहीं है. लेकिन अगर इसको देखा जाए तो दिस इज एन आउटकम ऑफ बैड एचआर पॉलिसीज. अगर वी आर नॉट ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वली एंड वी हैव सॉर्ट ऑफ फेवरेटिज्म, या किसी को हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, किसी को कम पे कर रहे हैं, एम्प्लॉइज इनइक्विटी का एक सेंस ऑफ फीलिंग क्रिएट हो जाती है. इससे क्या होता है कि सबसे पहले आप यू विल सी एंड यू विल विटनेस कि एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी. एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी. सो एज वी सेड, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है या जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होता जाता है. एंड देन पीपल आर नॉट बेसिकली परफॉर्मिंग एज पर देयर एक्सपर्टीज एंड देयर क्वालिटीज. तो इससे जो मैक्सिमम नुकसान होता है वो कंपनी का होता है. क्योंकि एम्प्लॉयर, एचआर मैनेजर जिसको हम कहें या एचआर डिपार्टमेंट जिसको कहें, वो तो ये समझते हैं कि वी आर बीइंग शार्प, कि हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं अपने बॉस के लिए, कंपनी के लिए हम कॉस्ट कट कर रहे हैं. लेकिन वो कॉस्ट बेसिकली कॉस्ट कटिंग या जो फायदा, वो बेसिकली शॉर्ट टर्म फायदा देख रहे हैं, वो लॉन्ग रन में इट्स गोइंग टू बी वेरी मच कॉस्टली फॉर द कंपनी. तो बेहतर ये है कि इस तरह के जो रिपरकशंस हैं, जैसे बर्न आउट होता है, रिपरकशंस आपने पूछे थे कि क्या होंगे. बर्न आउट होगा, एम्प्लॉइज छोड़ के चले जाएंगे, और छोड़ के चले जाने से भी जो ज़्यादा खतरनाक चीज़ वो ये है कि एम्प्लॉइज वर्क प्लेस पे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं. तो दैट्स लाइक वो डिसएंगेज हो जाते हैं. तो दिस डिसएंगेजमेंट बेसिकली इज कॉस्टली फॉर द कंपनी एंड फॉर द it's going to have a negative impact on achieving company's goals. तो लॉन्ग टर्म में जो कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, मिशन है, वो अचीव नहीं हो पाएगी. सही. तो छोड़ के चले भी जा सकते हैं एम्प्लॉइज. सर, ऑब्वियसली इस तरह की बहुत सी चीजें और भी मेरे पास सवालात हैं, मगर टाइम ऑब्वियसली प्रोग्राम का अपने इख्तिताम की तरफ जाता है. सो सर, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि हम जो प्रोसेस रहते हैं, जो चीज़ें हम अभी तक डिस्कशन में नहीं ले आ पाए, तो उनको हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे. इस वक्त मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इस सेशन के हवाले से आपका कोई मैसेज फॉर द एचआर पीपल्स. वही सेम मैसेज कि एम्प्लॉइज आर योर एसेट्स एंड दे आर योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. उनके ऊपर फोकस करें, इन्वेस्ट करें. कॉस्ट कटिंग की बजाय इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव की तरफ आए. इन्वेस्ट मोर ऑन योर एम्प्लॉइज वेलबींग, that will have better results. So viewers, stay tuned. This is Zeb FM Digital, and inshallah
इन अपकमिंग एपिसोड हम सर के साथ इसी मौजू पे ज़रूर डिस्कशन करेंगे। और अगर आपके कुछ सवालात हैं, कोई क्यूरी है, किसी भी तरह का कोई आपके दिमाग में आ रहा है कोई ख्याल कि भाई ये चीज़ आपको पूछनी है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख डालें। एंड देन अगेन वी विल डेफिनेटली डिस्कस विद सर। स्टे ट्यून्ड, दिस इज एफ एम डिजिटल।